वेलकम दोस्तों। रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम साइकोलॉजी में अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे, तो अधिगम के सिद्धांत हमने लगभग सभी को पढ़ा था, लेकिन अभी भी कुछ वैज्ञानिक बचे हुए हैं जहां से आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज उन्हीं वैज्ञानिकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जिसमें से एक वैज्ञानिक है कार्ल रॉजर्स। जिसमें से एक वैज्ञानिक है, का नाम है कार्ल रॉजर्स। पूरा नाम है कार्ल रैमसम रॉजर्स, लेकिन शॉर्ट में इनका नाम लिखा रहता है कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स जो थे, आप पढ़े होंगे कि एक मानवतावादी आंदोलन था। मानवतावादी आंदोलन के जनक कौन थे? अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने मानव को प्रकृति से ज्यादा महत्व दिया था। उन्होंने बोला था कि मानव प्रकृति से बहुत ही अच्छे होते हैं, जो अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन क्या करते हैं, परिश्रम। तो मानवतावादी आंदोलन के जनक कौन थे? अब्राहम मैस्लो थे, जिन्होंने आप पढ़े थे कि अब्राहम मैस्लो ने मानव के मांगों के बारे में बताया था। तो देखिए, मानवतावादी आंदोलन के जनक कौन थे? अब्राहम मैस्लो। तो जब अब्राहम मैस्लो मानवतावादी आंदोलन के जनक थे, और जब वो इस आंदोलन की स्थापना कर रहे थे इस चीज की, तो उसमें हेल्प करने वाले कौन थे साथ में? कार्ल रॉजर्स। तो कार्ल रॉजर्स क्या थे कि अब्राहम मैस्लो के साथ मानवतावादी आंदोलन के संस्थापक। मानवतावादी आंदोलन के क्या थे? संस्थापक। मतलब जो मानवतावादी आंदोलन की स्थापना हुई, उसमें अब्राहम मैस्लो का साथ दिए थे कौन? कार्ल रॉजर्स। तो कार्ल रॉजर्स क्या था? अब्राहम मैस्लो के साथ मानवतावादी आंदोलन के संस्थापक थे। और साथ में आधुनिक सामूहिक परामर्श, आधुनिक सामूहिक परामर्श चिकित्सा के जनक। अब कहेंगे ये क्या होता है सर? सामूहिक मतलब ग्रुप में, जब ग्रुप में बैठा के सभी को परामर्श दिए जाए, जो साइकोलॉजी की होती है, जिसमें आप राय देते हैं कि तुमको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो इस तरह के चिकित्सक, जिसमें कि एक नहीं, आप ग्रुप में सभी लोग को बैठा के उनको राय दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए, जिस भी चीज से वो गुजर रहे हैं उससे कैसे बाहर निकलना है, वापस कैसे अपने काम पे आना है, उस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलना है। तो उस आधुनिक सामूहिक परामर्श चिकित्सा के क्या थे जनक भी? कौन थे? कार्ल रॉजर्स थे। कार्ल रॉजर्स थे। और कार्ल रॉजर्स ने जो सिद्धांत दिया, पहले इसको लिख लीजिएगा, फिर सिद्धांत में अगले पेज पे बता देता हूँ। एक बार इसको लिख लीजिए आप सभी लोग। आगे बढ़े रही इनके सिद्धांत की तरफ, तो ध्यान दीजिएगा। इनके सिद्धांत भी बहुत ही, मतलब कि यदि इनके सिद्धांत को देखा जाए तो इन्होंने अधिगम में भी जो सिद्धांत दिया वो बहुत ही मायने रखता है। क्यों रखता है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत था अधिगम का प्रयोगवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? अधिगम का प्रयोगवादी सिद्धांत। इनके सिद्धांत बोला जाता है अधिगम का प्रयोगवादी सिद्धांत। और इन्होंने बताया कि जो अधिगम होता है, वो अधिगम दो प्रकार के होते हैं। इन्होंने कहा कि अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संज्ञानात्मक अधिगम, एक होता है संज्ञानात्मक अधिगम, और दूसरा होता है प्रयोगात्मक अधिगम। और दूसरा कौन सा होता है? प्रयोगात्मक अधिगम। इन्होंने कहा कि अधिगम दो टाइप के होते हैं, कि एक होता है संज्ञानात्मक अधिगम, एक होता है कौन सा? प्रयोगात्मक अधिगम। और उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन ये दिया कि संज्ञानात्मक अधिगम वो अधिगम होता है जिसमें बच्चे सिर्फ ज्ञान पाने के लिए पढ़ते हैं। मतलब आपने इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, टेक्नोमेट्री पढ़ा, आप साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, तो आप बस इतना सोचते हैं कि साइकोलॉजी आ जाए, पेपर दे दे, पास हो जाए। तो मतलब आप किस तरह का अधिगम कर रहे हैं? संज्ञानात्मक।
मतलब कि बच्चे दो तरह के होते हैं। एक बच्चा यदि साइकोलॉजी को पढ़ रहा है तो वो सिर्फ ये सोच के पढ़ता है कि नहीं हमको साइकोलॉजी आ जाए, मतलब उसके ज्ञान हो जाए साइकोलॉजी का, ताकि हम पेपर देके क्या हो जाए, पास हो जाए। तो जब आप संज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है, जब बच्चा ज्ञान प्राप्त करने ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से पढ़ता है। मतलब उसका उद्देश्य बस ये है कि इसका हमको नॉलेज हो जाए, ज्ञान हो जाए, बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है उन सभी चीजों से लेना देना नहीं है। तो जब बच्चे का ये उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्त है, जिसमें से आप लोग में भी मैक्सिमम लोग का मैं बोल सकता हूं, आप लोगों में भी मैक्सिमम लोग के बारे में बोल सकता है कि उनका यदि साइकोलॉजी आज पढ़ रहे हैं, जैसे मेरा ये सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, मैं उदाहरण स्वरूप ले रहा हूं, यदि साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम लोग का उद्देश्य सिर्फ यही होगा कि बस साइकोलॉजी आ जाए, चार कथन याद हो जाए, सिद्धांत याद हो जाए, उनके जनक के नाम याद हो जाए बस, और उसके बाद जाके पेपर दे दें। मतलब आपका उद्देश्य सिर्फ वो ज्ञान को प्राप्त करना है, और इसी प्राप्त करने को बोला जाता है कौन सा अधिगम आप कर रहे हैं, संज्ञानात्मक अधिगम। बड़ा बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि आप रट रहे हैं याद कर रहे हैं, हो सकता है बड़ा ही समझ के चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है, यदि आप समझ के पढ़ने तो पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या छिपा है। आपका उद्देश्य बस इतना है कि उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, कल जाके पेपर में क्या कर जाए, पास कर जाए, मारे 30 में से 30 साइकोलॉजी लग जाए। तो उन्होंने कहा कि एक होता है संज्ञानात्मक अधिगम जिसमें बच्चा ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से पढ़ाई करता है, और एक बोले एक होता है प्रयोगात्मक अधिगम जिसमें बालक ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने के उद्देश्य से दिखता है। और बहुत बड़ी बात है, मतलब कि अंतर तो बहुत छोटा है, लेकिन देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। एक बच्चा वो है जिसका उद्देश्य है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, पेपर पास कर जाए, और एक बच्चा वो है जो उसी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, पर उसका दिमाग में उद्देश्य ये चलता है कि हम इस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं ताकि इसको अपने व्यवहारिक जीवन, अपने दैनिक जीवन, आने वाले टाइम में हम इसका यूज कर सके, इसका क्या कर सके, प्रयोग कर सके। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी इसमें आपसे भी मैं पूछूं कि कौन सा अधिगम अच्छा है, संज्ञानात्मक अधिगम या प्रयोगात्मक अधिगम, तो आपका जवाब तुरंत आएगा कि कौन सा अधिगम अच्छा होता है, प्रयोगात्मक अधिगम। मतलब पता तो आपको भी है कि प्रयोगात्मक अधिगम अच्छा है, कि हमको इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि उसको अपने जीवन से जोड़ सके, अपने व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग कर सके। तो आपको ये आपको भी पता है, पर ऐसा आप करेंगे नहीं। यही तो कलयुग है, ज्ञान सब है, ज्ञान सब है आपको, लेकिन आप उसका यूज करना नहीं चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ज्ञान का मतलब सिर्फ सीखना नहीं होता, ज्ञान का मतलब होता है जो आप चीज सीख रहे हैं उसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, या उस चीज का उपयोग करने में आप सक्षम है कि नहीं। जब आप उसका उपयोग करते हैं अपने जीवन में उस चीज का प्रयोग करते हैं, तब कहलाता है कि नहीं आपने सही मायने में ज्ञान को क्या किया, प्राप्त किया। सिर्फ पढ़ लेना, सारा दिमाग में भर लेना, 1-3 घंटे का पेपर दे दिया हो गया, तो वो ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि एक होता है संज्ञानात्मक अधिगम जिसमें बच्चे का बस ये उद्देश्य होता है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, हमको सारा ज्ञान आ जाए, और एक होता है प्रयोगात्मक अधिगम जिसमें बच्चे का ये उद्देश्य होता है कि जो भी चीज हम सीखे उसको अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सके। तो ये कौन सा होता है, प्रयोगात्मक अधिगम। और उन्होंने साफ और सीधी तौर पर बोला कि इन दोनों अधिगम में संज्ञानात्मक अधिगम से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कौन सा अधिगम, प्रयोगात्मक अधिगम। और इस बात को आप भी समझते हैं, तो कि उन्होंने ये बात बोला। तो मैं छोटा कर देता हूँ, फिर नीचे लिख देता हूँ। आप लोग नीचे के साइड लिख लीजिएगा, मैं इधर लिख देता हूं। इन्होंने कहा संज्ञानात्मक अधिगम से
ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयोगवादी, या इसी को बोलते हैं प्रयोगात्मक, प्रयोगवादी, या इसी को कहते हैं प्रयोगात्मक अधिगम है। यदि पूछा जाएगा कि कार्ल रॉजर्स ने किस अधिगम को महत्वपूर्ण माना, तो कार्ल रॉजर्स ने प्रयोगवादी, या इसी को बोला जाता है प्रयोगात्मक अधिगम को महत्वपूर्ण माना, इसको ज्यादा महत्व दिया। तो चीजों को पूछने का तरीका अलग हो सकता है, किसे महत्वपूर्ण माना या किसे ज्यादा महत्व दिया। तो कार्ल रॉजर्स ने यही बोला, उनका यही सिद्धांत है कि अधिगम दो टाइप के होते हैं, एक संज्ञानात्मक, एक प्रयोगात्मक। मतलब आप सीख कैसे रहे, हो सकता है आप नहीं रटते हैं, आप बड़ा समझ समझ के पढ़ने वाले बालक हैं, लेकिन उस समझ के पढ़ने के पीछे का आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या दिमाग में रख के उस चीज को बड़ा समझ के पढ़ रहे हैं। गणित आप बड़ा समझ समझ के पढ़े, लेकिन उस समझ के पढ़ने के पीछे का आपका उद्देश्य क्या है। इन्होंने इस बात पे फोकस किया कि ये भी बड़ी मायने रखती है, और सही मायने में ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है आपके ऊपर। यदि आपका उद्देश्य क्या है, तो हमेशा अपना उद्देश्य रखा करिए कि इस चीज को कैसे अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ सकें। जब भी मैं पढ़ा साइकोलॉजी, देखने वीडियो में हमेशा बोलता हूँ कि आप व्यवहारिक जीवन में साइकोलॉजी जोड़िए। पंच लाइन बोलना है, डायलॉग बोलना है, इसको उसको कहीं ना कहीं आप उसको जोड़ते रहिए, आप उसको प्रयोग करिए, आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो जब आप, उन्होंने बोला कि जब आप प्रयोगात्मक अधिगम करते हैं तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और यही क्या है, सही अधिगम है। संज्ञानात्मक अधिगम उतना ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं देगा, उतना ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, और ये वही अधिगम होता है जो आप पढ़ते हैं, पेपर देते हैं, उसके बाद भूल भी जाते हैं, आपको कुछ याद भी नहीं रहता। मतलब आपने पढ़ा 6 महीने, आपने 2 महीने आपने पढ़ाई नहीं किया, 3 महीने आप सारा चीज भूल जाएंगे। लेकिन यदि आपने प्रयोगात्मक अधिगम किया है, उसको व्यवहारिक जीवन से जोड़ के चीजों को पढ़ा है, तो जाहिर बात है वो अपने आपके जीवन से रिलेट है, वो चाहे कितना दिन भी बीत जाए, वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो जब तक जीवन है तब तक वो ज्ञान आपके साथ में चलता रहेगा। इसलिए उन्होंने संज्ञानात्मक अधिगम से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयोगवादी या प्रयोगात्मक अधिगम को माना है। ये बात किसने कहा, कार्ल रॉजर्स ने। इस चीज को नीचे आप लिख लीजिएगा नोट बना के, एक बार इसको लिख लीजिए, फिर अगले वैज्ञानिक की तरफ बढ़ते हैं। और ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अब कुछ छोटे मोटे वैज्ञानिक बचे हुए हैं। कुछ छोटे मोटे वैज्ञानिक बचे हुए हैं, लेकिन बोलते हैं ना शक्तिमान देखे होंगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। छोटे हैं वैज्ञानिक, लेकिन क्वेश्चन बहुत टाइट बनते हैं यहीं से। और पूछ भी चुका, आपको लगेगा कि ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा, कई बच्चे पूछेंगे सर इतना अधिगम का सिद्धांत पढ़ा दिया, 13-14, पूछेगा नहीं। अरे बालक, 14 सिद्धांत हैं, ये देखो। कम से कम यदि वो 10 साल से पेपर बना रहा है, तो आपको लगता है 14 सिद्धांत भी नहीं आएंगे? एक साल में यदि एक सिद्धांत पूछा तो 10 साल में तो 14 सिद्धांत ऐसे ही पार हो जाते हैं। तो सारी चीजें पूछ चुके हैं, यहाँ से आए हैं क्वेश्चन, तब मैं आपको चीजें करा रहा हूँ। तो मेरा ऐसा थोड़ी ना शौक है कि नहीं आपको ज्यादा ओवरडोज दे दूं। तो देखिए, अगले जो वैज्ञानिक वो डेविड आसुबेल, एक जगह और आप पढ़े होंगे अधिगम के प्रकार में, डेविड आसुबेल। डेविड आसुबेल ने दिया था सार्थक अधिगम का सिद्धांत, सार्थक अधिगम का सिद्धांत। दूसरा चीज, इस सिद्धांत में इन्होंने अधिगम के प्रकार बताए थे। इस चीज को मैंने पहले भी वीडियो में पढ़ा है, इसलिए बोलता हूँ कि यदि नए बच्चे हैं तो वीडियो को पहला दूसरा करते हुए पढ़िए, आराम से पढ़िए चीजों को, कोई दिक्कत नहीं, सभी चीजें आपको मिल जाएंगी एक ही जगह। इन्होंने अधिगम के प्रकार भी बताए थे, क्योंकि सारे वीडियो में चीजें एक दूसरे रिलेट करती हैं। अधिगम के प्रकार में इन्होंने बताया था, एक होता है सार्थक अधिगम, याद होगा, एक होता है रटंत अधिगम, रटंत अधिगम, एक कौन सा होता है, रटंत अधिगम। और एक होता है, कौन सा अधिगम होता है, अन्वेषण अधिगम। अन्वेषण अधिगम, मात्रा लगा लेना, हो सकता है कहीं, मुझे लग रहा है अन्वेषण सही नहीं है, इसलिए मात्रा लगा लेना बालकों। तो देखिए, एक होता है बालकों और कौन सा अधिगम, अन्वेषण अधिगम। और एक जो होता है, जो सबसे खराब वाला होता है, अभिग्रहण
अभिग्रहण अधिगम, इस चीज को मैंने पहले भी पढ़ा है। देखिए, सार्थक अधिगम वो होता है जिसमें आप चीजों को समझ के पढ़ते हैं, रटन अधिगम वो होता है जिसमें आप रट्टा मारते हैं, अन्वेषण अधिगम वो होता है जिसमें आप चीजों को ढूंढते हैं। जैसे कोई समस्या फंसा तो आप उसको समझ नहीं रहे, उसके बारे में रट नहीं रहे, उसको ढूंढ रहे हैं, इसको और कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, नई नई चीजों को ढूंढ के, जो खोज विधि होती है उसके द्वारा आप चीजों को पढ़ते हैं, अन्वेषण करते हैं, एनालिसिस। एक होता है अभिग्रहण, अभिग्रहण अधिगम उससे बोला जाता है जिसमें आपको रटते तो हैं, रटन अधिगम और अभिग्रहण अधिगम में यह अंतर होता है कि रटन अधिगम आप चीजों को रट रहे हैं लेकिन आपको पता है कि जो चीजें हम रट रहे हैं वो सही है, और अभिग्रहण अधिगम वो अधिगम होता है जिसमें आप चीजों को रटते हैं पर आपको पता ही नहीं होता कि चीजें सही है कि गलत है। मतलब गुरु ज्ञान का सागर है, जो बोल दिया सब सत्य है, जो बोल दिया गुरु सत्य है। अपने से आजमाना ही नहीं है कि गुरु ने बोला कि 14 सिद्धांत पढ़ना है तो ये नहीं देखना है कि 15वां भी सिद्धांत तो हो सकता है, तो सही में सारा सिद्धांत पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, सब टॉपिक कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये बोल दिए हैं कि डेविड आसुबेल ये दिए हैं, सही में दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो ये होता है अभिग्रहण अधिगम, वो होता है जिसमें आप सत्यता की परख नहीं करते हैं, जिसमें आप ये नहीं देखते हैं कि चीजें सत्य हैं कि गलत हो सकती हैं कि सही हो सकती हैं। बिना इसको सत्य सही और गलत को जाने आप चीजों को बस ग्रहण करते चले जाते हैं, बस याद करते चले जाते हैं, सही गलत चाहे जैसा भी हो। तो वो अधिगम कौन सा कहलाता है? अभिग्रहण अधिगम। तो उन्होंने, डेविड आर्सुबेल ने सार्थक अधिगम का सिद्धांत दिया था, अधिगम के प्रकार बताए थे, सार्थक अधिगम, रटन अधिगम, रजिस्टर्ड अधिगम और कौन सा? अभिग्रहण अधिगम। और साथ में उन्होंने, इसको लिख लीजिए, फिर अगले पेज पे इनको लिखवाता हूं, इनके बारे में और पॉइंट है, लिख लिए होंगे। मुझे लगता है अन्वेषण में ये सब पूरा रहेगा ऐसे। तो देखिए, और डेविड आसुबेल ने एक चीज और दिया, उसको लिख लीजिए, पूछता है डेविड आसुबेल ने, ये किसका पॉइंट लिख रहे हैं? डेविड आसुबेल का, याद रखिएगा। डेविड आसुबेल ने शिक्षण के अग्रिम, शिक्षण के नहीं, शिक्षण का, डेविड आसुबेल ने शिक्षण का अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान, संगठनात्मक प्रतिमान दिया था। डेविड आसुबेल ने ही शिक्षण का अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान दिया था। अब बोलेंगे सर ये अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान है क्या? तो देखिए, अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान का मतलब होता है अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान का अर्थ होता है शिक्षण से पहले, शिक्षण से पहले शिक्षक द्वारा पाठ्य योजना, पाठ्य योजना तैयार करना। समझो बालक, शिक्षण मतलब पढ़ाना, अग्रिम मतलब पहले, संगठनात्मक मतलब हर चीज को संगठित करना। एक ऐसा प्रतिमान जो शिक्षण से पहले होता है। तो आप देखे होंगे कि जब आपका बीटीसी या बीएड में इंटर्नशिप लगता है तो आप पढ़ाने जाते हैं, जब क्लास में, तो पढ़ाने से पहले लेसन प्लान तैयार करना होता है। पढ़ाने से पहले, क्लास में पढ़ाने से पहले आप क्या तय करते हैं? पढ़ाने से पहले आप क्या तैयार करते हैं? लेसन प्लान। उसी लेसन प्लान को क्या बोलते हैं? पाठ योजना। तो जब टीचर, कोई भी टीचर टीचिंग काम से पहले, पढ़ाने से पहले जो लेसन प्लान तैयार करता है, पाठ योजना तैयार करता है पूरा सुसज्जित रूप से, कि प्रस्तावना में हम 5 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन आसान वाले होंगे, 2 क्वेश्चन सृजनशीलता पर आधारित होंगे। तो जब आप ये सारी चीजों को तैयार करते हैं, पाठ योजना तैयार करते हैं, पढ़ाने से पहले जब आप पाठ योजना जो तैयार करते हैं, उसी प्रोसेस को बोला जाता है शिक्षण का अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान। तो शिक्षण का अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान भी किसने दिया था? डेविड आसुबेल ने। तो ये सभी पॉइंट किसके थे? डेविड आसुबेल के थे। अगले वैज्ञानिक पे आते हैं।
अगले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है एडविन रे गुथरी। एडविन रे गुथरी। अब प्यार से लोग इनको सिर्फ क्या बोलते हैं? गुथरी। प्यार से सिर्फ लोग इनको क्या बोलते हैं? गुथरी बोलते हैं। तो देखिए एडविन रे गुथरी जो थे, इन्होंने भी एक प्रयोग किया। इन्होंने बिल्ली को लिया। इनका प्रयोग मैं आपको समझा देता हूं एक बार। तो देखिए इन्होंने क्या किया कि एक बिल्ली ली और उसको एक पिंजड़े में डाला। मतलब एक गोला, मतलब बॉल जैसा, गोला बॉल जैसा एक पिंजड़ा था, एक बॉक्स जैसा पूरा गोला सा बॉल जैसा पिंजड़ा था। और इस पिंजड़े में बीच में किसको रख दिया गया? बिल्ली को। CAT, कैट मतलब बिल्ली। 4 पैर, 1 पूंछ, ठीक है ना। बीच में किसको रखा? बिजली को, बिल्ली को। लेकिन इस पिंजड़े की टेक्निक उन्होंने अलग बनाई। उन्होंने बनाया क्या, समझिएगा। इस पिंजड़े में उनको भूल भुलैया तैयार कर दिए पिंजड़े के अंदर। जैसे पिंजड़े के निकलने का रास्ता यहाँ पे है, तो उन्होंने एक रास्ता तैयार किया। ऐसे हुआ, इस तरीके से, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इस तरीके से उन्होंने क्या तैयार किया? पिंजड़ा। मतलब कई तरीके के पिंजड़े उन्होंने बनाए और इस तरीके का पिंजड़ा तैयार किया भूल भुलैया जैसा। और उन्होंने क्या किया कि पिंजड़े में से पिंजड़े के बीच में किसको डाला? बिल्ली को। और गोला पिंजड़ा था, और पिंजड़े खूब झकझोर के घुमाना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। और जब पिंजड़े को झकझोर से घुमाए तो बिल्ली निकलकर बाहर पिंजड़े के भागी, क्योंकि गेट लगा नहीं था, भूल भुलैया जैसा था। तो उन्होंने कहा कि जब बिल्ली निकल के भागी तो आप बताइए बिल्ली किस रास्ते से भागेगी? मैं आपको बताता हूं। देखिए एक रास्ता है कि बिल्ली यहां से निकले, ऐसे निकले और यहां से भाग जाए। एक रास्ता है कि बिल्ली यहां से ऐसे निकले, फिर यहां से ऐसे जाए, फिर ऐसे बाहर भाग जाए। भाई एक रास्ता और है, कई रास्ते हैं कि बिल्ली यहीं से ऐसे निकलती है, यहां से ऐसे घूमती है, फिर यहां से ऐसे जाती है, यहां से ऐसे आती है और यहां से बाहर निकल जाती है। मतलब उन्होंने कहा कि बिल्ली को निकलने के तो कई रास्ते थे, बिल्ली को निकलने के कई रास्ते थे, लेकिन बिल्ली ने कौन सा रास्ता चुना? जो येलो कलर का, पीले रंग का, जो सबसे नजदीक रास्ता था, जो सबसे समीप का रास्ता था, उसी को चुना। तो उन्होंने कहा अधिगम करते समय अधिगमी सबसे सरल और समीप के रास्ते को चुनता है। जो चीज आपको सबसे सरल लगेगा आप उसी को पढ़ना पसंद करेंगे, या जो चीज आपके सबसे समीप होगा। समीप मतलब पास होने का मतलब होता है कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद होगा, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा क्या होगी? रुचि होगी, तो वो आपके बहुत ही दिल के क्या होता है? करीब होता है, समीप होता है। तो उन्होंने कहा कि अधिगम करते समय जो अधिगमी होता है उन्हीं चीजों का चयन करता है, उन्हीं चीजों का अधिगम करता है, उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना पसंद करता है। एक या तो वो सरल हो, दूसरा या तो उसके दिल के बड़ा करीब हो, समीप हो, जो चीजें उसको पसंद हो, रुचिकर लगती हो, उन्हीं चीजों को पढ़ना क्या करता है? पसंद करता है। और इसी प्रयोग के द्वारा उन्होंने प्रयोग किया। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की, जो भी आपने फोकस नहीं किया, थांडाइक ने बिल्ली के लिए रखा था मछली। पावलाव भी कुत्ते को देता था खाना पुरस्कार के रूप में। एक तरह से देखा जाए पावलाव का कुत्ता भी खाने के लिए सारा कार्य करता था, थांडाइक की बिल्ली भी मछली के लिए, स्किनर के चूहा कबूतर भी मरते थे खाने के लिए ही। तो इस तरीके कोहलर का भी जो चिंपैंजी था वो भी कार्य करता था किसके लिए? केले के लिए। तो इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि अधिगम में हमेशा पुरस्कार की जरूरत होती हो। सबसे बड़ी पॉइंट कि जरूरी नहीं कि अधिगम में सबसे पुरस्कार। इन्होंने अपने बिल्ली के लिए ना कोई खाना रखा, ना कोई भोजन रखा, कुछ नहीं रखा। अपने बिल्ली के लिए कुछ नहीं रखा इन्होंने। और यही एक ऐसे मात्र मनोवैज्ञानिक हैं, ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम में पुरस्कार का कोई भी प्रयोग नहीं किया है। जैसे पुरस्कार सबसे मतलब समझिए कि जैसे ठंडाई की बिल्ली क्या था कि पिंजड़े से बाहर आएगी तो पुरस्कार के रूप में उसे मछली मिल जाएगा खाने को। पावलाव को कुत्ता जब घंटी बजने के बाद उसको मालूम होता है कि पुरस्कार रूप में भोजन मिलेगा। स्किनर के चूहे कबूतर को पता था टोट मारेंगे, पिंजड़े में इधर उधर छुएंगे तो क्या मिलेगा? पुरस्कार में भोजन मिलेगा। चिंपैंजी को पता था कि जब छड़ी को जोड़ के खींच लेंगे अंदर, जब ऊपर तक चले जाएंगे तो पुरस्कार के रूप में उसको वहां लालच दिखता था उन सभी को कि पुरस्कार ये खाने को मिलेगा। ये लालच उनको दिखता था कि लालच के रूप में इन सभी चीजों को मिलेगा। पर आप यहाँ देख सकते हैं जो गुथरी की बिल्ली है, इनके बिल्ली को पुरस्कार के रूप में कोई भी चीज या कोई भी लालच नहीं दिया है।
और इसीलिए कहा जाता है गुथरी एक ऐसे मात्र मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पुरस्कार को कोई भी महत्व नहीं दिया। तो यहां से देखिए 2 पॉइंट इनके बारे में है। पहला, इन्होंने समीपता का सिद्धांत दिया था। अधिगम के समीपता का सिद्धांत किसने दिया था? एडविन रे गुथरी ने। और इन्होंने कहा अधिगमी उन्हीं चीजों का अधिगम करता है जो या तो सरल हो या समीप हो। और समीप से आप अर्थ समझ गए, जो रुचिकर हो, जो आपको पसंद हो, आसान लगता हो। तो क्या हो, या तो चीजें सरल हो या तो समीप हो, उसी को आप पढ़ना अधिगम करना क्या करते हैं? पसंद करते हैं। दूसरा पॉइंट कि यह एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, यह एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया। इन्होंने अपने प्रयोग में, आप देखे होंगे, इन्होंने अपने प्रयोग में बिल्ली के लिए कोई खाना पीना या लालच नहीं रखा था, बाकी सभी वैज्ञानिक रखते थे। तो यह एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पुरस्कार को कोई भी महत्व नहीं दिया। और विश्वास मानिए कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको लगेगा कि क्या एडविन रे गुथरी पढ़े, थॉर्नडाइक पावलोव में तो कहानी खत्म हो जाती है, पर यह पॉइंट पूछा जा चुका है। और जब आप प्रयोग को समझे रहते हैं, क्या प्रयोग किए थे, किस तरीके से, तो आप कुछ चीजें याद करने की जरूरत नहीं होती। जब बोले पुरस्कार किसने मत दिया, तो आप समझेंगे कि एडविन रे गुथरी वाले में तो खाना पीना कुछ नहीं था, बाकी सब तो खाना पीना डालते थे। तो इसलिए कौन से पुरस्कार किसने महत्व नहीं दिया? एडविन रे गुथरी ने, क्योंकि इन्होंने अपने प्रयोग में बिल्ली के लिए कोई भी खाना पीना या कोई भी ऐसी चीज रखी ही नहीं थी। बस पिंजरे में बिल्ली को रखकर खूब जोर से घुमा दी, बिल्ली खुद ही रास्ता लेके भागी। तो वही इन्होंने एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया। तो ये एडविन रे गुथरी के बारे में लिख लीजिएगा। अगले वैज्ञानिक की तरफ बढ़ते हैं। अगले वैज्ञानिक हैं हरमन एबिंग हॉस। अगले मनोवैज्ञानिक कौन है? हरमन एबिंग हॉस हैं। तो अब पूछेंगे सर हरमन एबिंग हॉस बड़े नए नए मनोवैज्ञानिक बाल को जब पूछ देगा ना, सब चीजें पूछी जा चुकी हैं। अब भी पेपर जब एनालिसिस करेंगे, सॉरी, जब चीजों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर एक चीज पूछी जा चुकी है। अब देखिए, हरमन एबिंग हॉस, ये भी क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने क्या दिया था? पहला देखिए, यदि पूछेगा अधिगम मनोविज्ञान के जनक, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? हरमन एबिंग हॉस। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? अधिगम एबिंग हॉस। अधिगम वक्र तथा अधिगम पठार की अवधारणा किसने दी थी? हरमन एबिंग हॉस ने। अधिगम मनोविज्ञान जनक कौन? हरमन एबिंग हॉस। हरमन नहीं, आप बस इतना नाम रखिएगा, एबिंग हॉस, मोहब्बत से, प्यार से जो बोलते हैं वो नाम याद रखते हैं। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन? एबिंग हॉस। अधिगम वक्र, अधिगम पठार की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? एबिंग हॉस ने। अगला चीज, शिक्षण सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का
प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शिक्षा सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने? हर्मन एबिंगहॉस। एक पॉइंट और लिख लीजिए, क्योंकि आप फिर पढ़ेंगे उस चीज को, पर यहां लिख लीजिए एक बार। विस्मृति के अनुप्रयोग का सिद्धांत किसने दिया है? हर्मन एबिंगहॉस। तो देखिए, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? हर्मन एबिंगहॉस। अधिगम वक्र, अधिगम पठार का उदाहरण किसने दिया? हर्मन एबिंगहॉस। विस्मृति के अनुप्रयोग का सिद्धांत किसने दिया? हर्मन एबिंगहॉस। और सर्वप्रथम शिक्षण सामग्री के रूप में सर्वप्रथम शिक्षण सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसने किया था? हर्मन एबिंगहॉस ने। अब देखिए, ये दो चीजें समझ गए होंगे। विस्मृति का अनुप्रयोग का सिद्धांत का मतलब होता है कि किसी चीज का यदि आप बार बार प्रयोग नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, वो चीजें आप भूल जाएंगे। जैसे गणित की आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें आप भूल जाएंगे। यही होता है विस्मृति का अनुप्रयोग का सिद्धांत। जब स्मृति और विस्मृति चैप्टर पढ़ेंगे वहां सारी चीजें आएंगी फिर से। ये सीखने वाली चीज है कि शिक्षण सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग क्यों किया। इन्होंने कहा, दो तीन बात बोला। पहला कि हर व्यक्ति टीएलएम जो शिक्षण सामग्री होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे, हर मनोवैज्ञानिक। लेकिन हर्मन एबिंगहॉस बोला कि टीएलएम हो के भी क्या करेगा? क्लास के अंदर टीएलएम हो के भी क्या करेगा? यदि शिक्षक को उसका यूज ही नहीं पता है, शिक्षक को शिक्षण विधि ही नहीं पता है, तो टीएलएम हो के भी क्या करेगा? टीएलएम थोड़ी ना पढ़ा देगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, शिक्षण सामग्री जरूरी चीज है, लेकिन यदि शिक्षक को उसके शिक्षण विधि नहीं पता है, शिक्षक को टीएलएम का प्रयोग नहीं पता है, तो शिक्षण सामग्री भी किसी काम का नहीं है। इसलिए शिक्षक को टीएलएम का प्रयोग बताना चाहिए, शिक्षक को शिक्षण विधि पढ़ाना चाहिए, शिक्षक को पूरी साइकोलॉजी पढ़ानी होगी आपको, तभी आप टीएलएम या शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर पाएंगे। अन्यथा शिक्षण सामग्री भी क्या हो जाएगी? निरर्थक। और यही बात किसने बोला था? हर्मन एबिंगहॉस। और ये क्वेश्चन पूछा चुका कि शिक्षण सामग्री को के लिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसने किया था? वो कौन है? हर्मन एबिंगहॉस है। तो लिख लीजिएगा हर्मन एबिंगहॉस के बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां आपके सारे जो अधिगम के सिद्धांत थे, मतलब हर वो छोटी छोटी जगह जहां से पूछा जा सकता है वहां से कवर करवाएं। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि कौन कौन से हमने सिद्धांत पढ़े। देखिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा। थॉर्नडाइक कौन सा पढ़ा था? एसआर, या इसी को बोलते हैं प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। और साथ में हमने सीखने का नियम भी पढ़ा था। इनका सीखने का नियम भी हमने पढ़ा था। हमने पावलोव के कुत्ता के बारे में पढ़ा था, जिसको बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसको अपने कॉपी के पीछे जरूर लिखिएगा। कॉपी का जहां मतलब ये चैप्टर खत्म हो रहा है उसके बाद जरूर लिखिएगा। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी पढ़ा हमने। तीसरा हमने पढ़ा टीएल हल का भी पढ़ा, क्लार्क, न्यूलॉयड, हर्क। सबलीकरण का सिद्धांत, जिसे आप बोलते हैं सबलीकरण, पुनर्बलन, सबलन का सिद्धांत। तो पर्यायवाची वाले सारे नाम वहां पे आपको किताब में मिल जाएंगे। चौथा स्किनर के बारे में पढ़ा, बी एफ स्किनर, तो दिखता है बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर का भी पढ़ा, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत पढ़ा हमने। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत पढ़ा हमने। कोहलर के बारे में पढ़ा। रिवाइज करिए, एक एक चीज दिमाग में घुमाइए, कौन कौन से नाम है। कोहलर का हमने पढ़ा, जो था सूझ एवं अंतःदृष्टि का सिद्धांत। कोहलर के सहयोगकर्ता कर्ट लेविन थे, जो कि भाग जाते हैं, कहते हैं नहीं भाई, बिना गणितज्ञ हम बिना सूत्र के काम नहीं चलेगा।
जो जीवन, देश, विदेशी माल ऐसे शब्दों का प्रयोग किए थे। तो कर्ट लेविन का भी हमने सिद्धांत पढ़ा था, जिसे बोलते हैं अधिगम का क्षेत्रवाद का सिद्धांत। क्षेत्रवाद का सिद्धांत पढ़ा हमने। एक और पढ़ा रॉबर्ट एम गेने का। रॉबर्ट एम गेने का पढ़ा अष्ट सोपान का सिद्धांत। रॉबर्ट एम गेने का कौन सा पढ़ा? अष्ट सोपान का सिद्धांत। हमने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पढ़ा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बैंडूरा का। गुड़िया वाला प्रयोग, गुड़िया वाला प्रयोग, ना सीखना भी क्या है? सीखना है। याद आ रहा है सब? 9वें नंबर में हमने पढ़ा एक और मनोवैज्ञानिक जो इन्हीं की तरह थे, बिल्कुल अलग तरीके के, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। उनका नाम क्या था? E.C. टॉलमैन। E.C. टॉलमैन का हमने पढ़ा चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि कभी कभी अधिगम कैसे हो जाता है? अनजाने में, पता भी नहीं चलता और अधिगम हो जाता है। तो कौन थे? E.C. टॉलमैन, जिन्होंने दिया था चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। 10वां हमने कार्ल रॉजर्स के बारे में पढ़ा। कार्ल रॉजर्स का क्या था? प्रयोगवादी अधिगम का प्रयोगवादी सिद्धांत। प्रयोगवादी सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल रॉजर्स ने, जिसने माना था कि संज्ञानात्मक अधिगम से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक अधिगम होता है। किसने कहा था? कार्ल रॉजर्स ने। तो इस तरीके से आप चीजों को एक बार लिख के आप रिवाइज करेंगे इस फॉर्मेट में, तो भाई रिकॉल होता है चीजें कि नहीं, हमको मालूम है कि नहीं मालूम, ओवरव्यू कितना मालूम है और कौन से पॉइंट छूट रहे हैं, एक बार रिकॉल होता है ये सारी चीजें। तो इनको करना बहुत जरूरी होता है। यदि आप ऐसे करेंगे तब चीजें आपको समझ में आती हैं। उसके बाद अभी अभी हमने कार्ल रॉजर्स को पढ़ा। प्यार से बोलते हैं जिन्हें क्या? गुथरी। उनको पढ़ा जिन्होंने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। इनका कौन सिद्धांत था? समीपता का सिद्धांत। 12वां नंबर पे हमने पढ़ा था एक एबिंगहॉस के बारे में, जिन्होंने दुनिया भर के कई चीजों के क्या है? जनक हैं। मतलब कि अधिगम वक्र के, अधिगम पठार के, अधिगम मनोविज्ञान के, सभी के क्या है? ये जनक थे। मनोविज्ञान सभी क्या थे? जनक थे। 13वां नंबर पे हमने पढ़ा किसको? डेविड आसुबेल को पढ़ा, जिन्होंने सार्थक अधिगम का सिद्धांत दिया था। सार्थक अधिगम का सिद्धांत, और साथ में संगठनात्मक प्रतिमान जैसे शब्द दिए थे। संगठनात्मक प्रतिमान, पाठ योजना वाली कहानी प्रतिमान। एक और बच गया जो भी आप नहीं पढ़े हैं, SOR थ्योरी। सॉरी, इसे मेरे दिमाग से उतर गया था। SOR थ्योरी किसका है? वुडवर्थ का। SOR थ्योरी किसका है? वुडवर्थ का। चौथे नंबर पे, उसे मैं अभी बता देता हूं। SOR थ्योरी किसका है? वुडवर्थ का। तो कुल ये आपके कितने हैं? 14 सिद्धांत हैं, और इसके बाहर आप कभी भी नहीं जाएगा क्वेश्चन, विश्वास मानिए। इसको लिख लीजिए एक बार। SOR थ्योरी के सिद्धांत भी आपको बता देता हूं, उसको भी लिख लीजिएगा। छोटा सिद्धांत पर बहुत जरूरी है। तो देखिए एक बार बता देता हूं। SOR थ्योरी, SOR थ्योरी सिद्धांत किसका है? वुडवर्थ का। देखिए, S मतलब स्टिमुलस,
एस मतलब स्टिमुलस, जिसका अर्थ होता है उद्दीपक। और मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब होता है प्राणी। आर मतलब रिस्पॉन्स, जिसका मतलब होता है अनुक्रिया। उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया का सिद्धांत, SOR थ्योरी। एस मतलब स्टिमुलस, आर मतलब रिस्पॉन्स अनुक्रिया, और ओ मतलब ऑर्गेनिज्म होता है, जिसका मतलब होता है क्या, प्राणी। तो इनका सिद्धांत जो था, असल में इनका सिद्धांत कार्ट था, जो अपने थार्नडाइक पावलॉ के बारे में पढ़ा था खूब, SR, RS3, ये सारी चीजें, जहां उद्दीपक अनुक्रिया सब चल रहा था, क्योंकि ये भी व्यवहारवादी ही थे। आप जब संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, मनोविज्ञान संप्रदाय, वहां मैंने बताया था व्यवहारवादियों के बारे में, तो ये भी चूंकि व्यवहारवादी थे, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, एक बिल्ली होती है जिससे आप क्या बोल देते हैं, अनुक्रिया करने वाली। थॉर्नडाइक जैसे कहानी में बोले कि अनुक्रिया होता है, एक तब उद्दीपक होता है, उद्दीपक मतलब मछली, अनुक्रिया मतलब बिल्ली जो बार बार क्या कर रही है, कोशिश, अनुक्रिया करके इसको पा लेती है। उन्होंने कहा ठीक है, चलिए हम मानते कि ये सारी चीजें होती, लेकिन बोला कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज छोड़ दिए, खुद उस प्राणी को। मतलब इन्होंने कहा कि क्या हो, इन्होंने कहा कि क्या हो कि जो बिल्ली है उसको भूख भी लगी हो, जैसे थार्नडाइक ने बोला भूख उसकी आदत दशा, भूख लगना बहुत जरूरी चीज है, भूख नहीं लगेगी तो पिंजड़े को निकलने के बाहर क्यों प्रयोग करेगी। उन्होंने क्या हो कि यदि बिल्ली को भूख भी लगी है, बिल्ली को क्या लगी है, भूख भी लगी है, बिल्ली के सामने मछली भी हो, बिल्ली के सामने मछली भी हो, बिल्ली को भूख भी लगी है, सामने मछली भी है, पर बिल्ली बहुत ज्यादा क्या हो, बीमार, बिल्ली बहुत ज्यादा क्या हो, बीमार। तो अब बताइए कि बिल्ली अनुक्रिया करेगी कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि बिल्ली जो अनुक्रिया करती है, अनुक्रिया मतलब जो कोशिश करती है, रिस्पॉन्स करती है, पिंजरे पे हाथ पैर मारना, बाहर निकलने की कोशिश करना, तो उन्होंने बोला जो अनुक्रिया करती है वो इस उद्दीपक के ऊपर या इसके ऊपर नहीं निर्भर करता, वो निर्भर करता है खुद उस बिल्ली की स्थिति के ऊपर, खुद उस प्राणी की मनोदैहिक स्थिति, कि शारीरिक और मानसिक रूप से वो सही है या फिर नहीं सही है। यदि सही है तो चीजों के लिए अनुक्रिया करेगा, और यदि सही नहीं है तो चीजों के लिए अनुक्रिया नहीं करेगा। तो यही बात उन्होंने बोला कि यदि मान लीजिए बिल्ली भूखी भी है, उसे भूख भी लगी है, बिल्ली को मछली भी उसके सामने खाने के लिए, पर बिल्ली बहुत ज्यादा बीमार हो, ऐसे सोच के देखिए। उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप खुद हैं, आपको बड़ी तेज क्या लगी है, भूख, ठीक है, आपके सामने भोजन भी है, पिज्जा, पर क्या हो, आप बहुत ज्यादा बीमार हो, एकदम शरीर तप रहा, बहुत ज्यादा क्या है, बीमार, कि एकदम आंख से आंसू गिर रहे हैं, ऐसी हालत है, बहुत बीमार, आंख में एकदम लग रहा है गरम गरम हो गया पूरी शरीर, आप बहुत ज्यादा बीमार हैं। आप खुद महसूस करिए आप खाने के लिए उठेंगे कि नहीं उठेंगे। तो उन्होंने वही बात बोला कि जरूरी नहीं है, पिज्जा क्या है आपके लिए, उद्दीपक। भूख क्या करती है, अप्रेरित करती है किसी काम के लिए। जब आपने सबलीकरण का सिद्धांत पढ़ा था सीआर हल्को, वहां नहीं था कि जो भूख होती है को चालक, अंतर्नोद या प्ररोध बोलते हैं। जब पानी की आवश्यकता होती है तो प्यास लगती है, भोजन की आवश्यकता होती है तो भूख लगती है। भूख वो चालक होता है जो चलने पे मजबूर कर देता है, मतलब वही अप्रेरणा, मतलब भूख आपको प्रेरित करती है। उद्दीपक के रूप में पिज्जा भी है, लालच के रूप में, लेकिन आप बहुत बीमार है, मतलब बहुत ज्यादा बीमार है, तो क्या आप अनुक्रिया कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए उन्होंने सिद्धांत में बोला अपने कि किसी भी प्राणी की अनुक्रिया उद्दीपक से ज्यादा, मतलब मछली और पिज्जा से ज्यादा, उद्दीपक से ज्यादा उससे, उसके, सॉरी यहां रहेगा उसके, उसके मनोदैहिक स्थिति पर निर्भर करती है। अब मनोदैहिक मतलब देखिए, मनोदैहिक का मतलब होता है, मनो मतलब मानसिक, और दैहिक मतलब देह, मतलब शारीरिक, मतलब उसके मानसिक स्थिति क्या है उस पर भी निर्भर करता है, शारीरिक स्थिति क्या है उसके ऊपर। उन्होंने बताया कि मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है,
आप बीमार हो गए, मतलब शारीरिक रूप से आप सही नहीं है। तो जब शारीरिक रूप से सही नहीं है तो आप भाई जाहिर सी बात अनुक्रिया नहीं कर पाएंगे। अब मानसिक कैसे? जैसे हुआ कि आप घर आए, अब घर में भाई आपको नया नया मोबाइल चाहिए था, पापा से बोले, पापा खूब डांट डपट दिए कि नहीं करेंगे, और आप खूब गुस्सा आ गए कि आज के बाद हम खाना ही नहीं खाएंगे, किसी से बात ही नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, किसी को मेरा परवाह ही नहीं है, दुनिया भर के आप लीला सुनाए और चल दिए। और जाके आप चले गए कमरे के अंदर। अब सोच के देखिए, आप कमरे में सोए हुए हैं, अब बड़े गुस्से में हैं, यार किसी को मेरा परवाह ही नहीं है, कोई मेरी परवाह करता ही नहीं है घर के अंदर, सभी को अपना ही लगा रहता है, एक छोटा चीज क्या मांग दिया, मोबाइल, सब गुस्सा हो गए। और आपके दिमाग में सारी दुनिया भर की बातें चल रही, सभी के लिए एकदम गुस्सा भरा हुआ है। आप बोले हम खाना नहीं खाएंगे जब तक नहीं मोबाइल मिलेगा, पापा बोले जाओ देखते हैं कब तक नहीं खाओगे, निकलो यहाँ से, कब तक नहीं खाएगा खाना, हाँ नहीं खाएंगे खाना, देख लीजिएगा, हाँ जाओ मत खाना खाना। और आप गए अपने कमरे में लेट गए। अब सोचिए, थोड़ी देर बाद आपको लग जाए भूख, जाहिर बात है शरीर है, उसको क्या लगा, आपको भूख लग गया। और घर में पापा भी जलाने के लिए आपको मंगवाए कि चलो आज पिज्जा ऑर्डर करते हैं। अब खूब 4 5 6 पिज्जा ऑर्डर किए हुए हैं। अब पूरी फैमिली बगल के ही कमरे में दरवाजे के सामने बैठ के क्या खा रही है, पिज्जा, बैठ के क्या खा रही है, पिज्जा। आपको बड़ा तेज भूख लगा है और सभी फैमिली क्या खा रही है, पिज्जा। तो और आप इस सिचुएशन को क्रिएट करके देखिए कि आप जाएंगे वहां पे खाने के लिए, तो बोलेंगे खाएगा, नहीं हम नहीं खाएंगे। आपको भूख लगा है, इच्छा बड़ी है पिज्जा खाने की विद कोल्ड ड्रिंक, लेकिन आप नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उस समय आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। आपके सामने भी है, आपको भूख लगी भी है, लेकिन आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपके समय आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। आपके मानसिक स्थिति में बढ़ चुका है ईगो, यार बात ईगो पे आ गई है, देखते हैं नहीं खाएंगे तो मतलब नहीं खाएंगे। तो ये होता है, उन्होंने बोला कि मानसिक और शारीरिक स्थिति, यदि प्राणी की सही है तो अनुक्रिया करेगा, पर यदि मानसिक और शारीरिक स्थिति सही नहीं है तो प्राणी अनुक्रिया नहीं करेगा। और यही जो उन्होंने बोला कि उद्दीपक मतलब इस पिज्जा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी मनोदैहिक स्थिति, मतलब उसका ईगो, उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि प्राणी यहां से उठ के यहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा। और इसी एक लाइन से उन्होंने थार्डाइक, पाला, स्किनर सभी के कथन को क्या कर दिया, चौपट कर दिया, सभी के ऊपर एक झटके में वार कर दिया। सबलीकरण का जो सिद्धांत सीआर हल्दी उनके भी ऊपर भी वार कर दिया है इसी एक पॉइंट के ऊपर। और ये बहुत ही जानदार पॉइंट है। तो ये भी पूछता है कि एसओआर थ्योरी किसने दिया है, ऐसे पूछता है, वुडवर्थ ने दिया था। और किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि उद्दीपक से ज्यादा मनोदैहिक स्थिति के ऊपर ज्यादा अनुक्रिया उद्दीपक से ज्यादा मनोदैहिक स्थिति के ऊपर निर्भर करती है, तो भी कौन है, वुडवर्थ है। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, सारे सिद्धांत आप पढ़ लिए, अधिगम कंप्लीट हो गया आपका, और आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपको लेक्चर जानदार लगा होगा, पूरी अधिगम टॉपिक आपको मजा आया होगा पढ़ के। और हड़बड़ाइए मत, लास्ट में क्रैश कोर्स दे दूंगा आपको, उसकी चिंता मत करिए, पर एक बार आप समझे रहेंगे ना, तो लास्ट में जब मैं क्रैश कोर्स दूंगा तो उस समय भी आपको झटाझट समझ में आएगा, बहुत तेज लिंकअप करेंगे। और यदि मैंने अभी यदि 1 घंटे में 30 मिनट में 10 सिद्धांत लगूंगा खत्म करने ना, तो फिर वही आधा अधूरा रहेगा, पेपर में कंफ्यूजन। तो एक बार अच्छे से पढ़िए, बाद में स्पीड अप में करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, मजा आया होगा पढ़ के एक एक अधिगम के सिद्धांत को। तो जैसा भी आपका अनुभव रहा हो पूरे अधिगम के सिद्धांत को लेके, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए, कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको पढ़ने में कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। अभी कभी कमेंट करके बता दीजिएगा पूरे अधिगम के लेक्चर में कहीं कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो उस चीज को तुरंत लिख दीजिए। और सारा बताइएगा रिव्यू के अधिगम के सिद्धांत पे पढ़ के आपको कितना मजा आया और आपकी क्या राय है इसके बारे में, इसको तुरंत कमेंट कर दीजिए। और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, इस चीज को शेयर आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है, मेरी लालच है, पर कर दिया करिए शेयर, थोड़ा सा पुनर्बलन दे दिया करिए शेयर और कमेंट करके। तो शेयर जरूर करिएगा, बिल्कुल एकदम जानदार तरीके से एकदम शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों जिसके भी पास है सभी के पास भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ में कमेंट भी अच्छे से कर दीजिएगा। और इसी के साथ विदा होंगे, अगले क्लास में मिलेंगे एकदम न्यू चैप्टर के साथ, नए सिद्धांत के साथ, मजेदार टॉपिक के साथ में। और साइकोलॉजी एकदम प्रयोगात्मक विधि के रूप में आपके जीवन में उतार देना, व्यवहार में, सिर्फ ज्ञान नहीं लेना, क्या व्यवहार में उतार देना, कॉल रॉजर्स ने जैसे कहा था। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, गुड लक, जय हिंद।